आप देखिए यूरोपियंस का जो पहला फैक्ट्री स्थापित हो रहा था वो अफ्रीका के तटीय इलाके में ही सीमित रह गया था। वो अंदर नहीं जाते थे। अंदर जाने का मतलब ही था 20-30 किलोमीटर भी अंदर नहीं, 30 किलोमीटर अंदर गए मच्छर काटा, मलेरिया मर गए। अब जब क्विनाइन का आविष्कार यानी क्विनीन का जब आविष्कार हो जाता, पहले ही 300 साल पहले ही मलेरिया का उपचार मिल जाता है यूरोपियंस को, तो वो लोग दास व्यापार के नेटवर्क को बढ़ा देते और वहां से सैनिक वगैरह भी बनाते, दास भी बनाते। आज की क्लास की शुरुआत हम एक प्रश्न से करना चाहेंगे और प्रश्न ये है कि 15वीं शताब्दी में मलेरिया जैसे भयावह बीमारी का इलाज यूरोपियंस के पास आ जाता तो यदि भाप इंजन का आविष्कार 300 वर्ष पहले ही हो जाता तो क्या आज की दुनिया वैसे ही होती जैसी आज है? क्या केवल एक बीमारी और एक तकनीक की कमी ने एशिया को उपनिवेशीकरण से बचाकर अफ्रीका और अमेरिका के भाग्य को पहले ही सील कर दिया? देखिए, हो सकता है ये प्रश्न आपको समझ में ना आ रहा हो, इस प्रश्न की गहराई को आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए गए हैं जो शायद आपको ना समझ में आए। लेकिन आज का क्लास ये पूरा कंप्लीट होने पर आपको इस प्रश्न की गहराई भी समझ में आएगा और इसका आंसर भी आप अच्छे से लिख पाएंगे, बता पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न की गहराई को समझते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने बताया था कि किस तरीके से इस पूरे ट्रेड रूट पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। पहले इस वाले व्यापारिक मार्ग पर अरब के व्यापारियों का कब्जा होता है, फिर पुर्तगालियों का हो जाता है और फिर ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो कब्जा कर लेते हैं। समझ आ गया? आज हम उससे पहले के बातों को उठा करके क्वेश्चन एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी गहराई को समझना जरूरी है। प्रश्न क्या है? देखिए, सबसे पहले जब हमने आपको बताया था देखिए, यूरोप जब नए समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे भारत जाने के लिए, क्यों खोज कर रहे थे? क्योंकि इस वाले इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो जाता है, कुस्तुनतुनिया का पतन होता है 1453 ईस्वी में। हमने बता रखा है ये सब चीज़ें, और ये पूरा इलाका पर जो है कंट्रोल कर लेता है कौन? इधर के सारे इलाके पर कंट्रोल कर लेते हैं कौन? इस्लाम के लोगों ने, ठीक, जो इस्लाम को मानता है वैसे लोग, और इधर ईसाई को मानने वाले। तो अब आप समझिए ये बात कि पहले जो ट्रेड होता था यूरोप से, वो भूमध्य सागर से होकर के लाल सागर में जाते थे, फिर अरब सागर में भारत से व्यापार किए। इधर भूमध्य सागर से फिर स्थल रूट धर के फारस के खाड़ी में जाते, फिर अरब सागर, फिर व्यापार करते थे भारत से। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, इस्लाम का कब्जा हो गया इस मार्ग पर, तो पूरा व्यापारिक रूट उनके कंट्रोल में आ गया, अरब के व्यापारियों का। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कशन किया है। अब हमारा प्रश्न ये है, प्रश्न समझो, तो यूरोपियंस जब नए रास्ते की खोज कर रहे थे तो वो इस तरीके से गए और यहाँ से फिर गए यहाँ पर भारत के पास, और यहीं से फिर इधर बंगाल की खाड़ी, मलक्का के एरिया, फिर इधर चाइना की तरफ भी गए। अब हमारा प्रश्न ये है कि वो इतना लंबा रूट तय करके क्यों गए भारत के पास? क्या उनके पास ये और मार्ग नहीं था? ऐसे आ जाते, आसान हो जाता, या फिर यहाँ से ऐसे आए थे, ऐसे चले जाते एकदम सीधे, है ना? अफ्रीका के बीचों बीच ये पूरा अफ्रीका घूमना जरूरी था। क्वेश्चन समझ आ रहा है? उनके पास ये भी तो ऑप्शन होता कि वो अफ्रीका के बीचों बीच, ठीक है, इधर मान लेते हैं कि इस वाले इलाके में कंट्रोल है इस्लाम का, इधर तो नहीं है ना, वो आते यहाँ पर और यहाँ से बीचों बीच घुस के चले जाते भारत के पास। क्यों नहीं गए? फिर समझिए, वो रसिया से होते हुए चले जाते, भारत पहुँच जाते, या फिर पहले चाइना पहुँचते, फिर यहाँ से भारत आ जाते, या फिर उधर ऊपर में आर्कटिक महासागर से होते हुए चाइना के पास जाते। बहुत सारा तरीका था। एक पहुंच जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका के पास निकलता है, भारत के खोज में पहुंच जाता है अमेरिका, नया दुनिया का खोज कर लेता है। तो हमारा प्रश्न अब ये शुरू हो रहा है, प्रश्न शायद आप समझ पा रहे हैं कि वो इतना लंबा रूट तय करना उनको जरूरी था। देखिए, अब इस चीज को समझते हैं, फिर वो प्रश्न फिर से हम दोबारा आएंगे उस प्रश्न के ऊपर, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है।
पहले पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इधर वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इधर से जाने में खतरा है इस्लाम का। इधर से नहीं जा सकते ऊपर वाला इलाका से, क्योंकि बर्फीला इलाका है, पूरा बर्फ से जमा हुआ रहता है। और उधर जहाज ले जाना इन लोगों के बस में नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय उतना तकनीक विकसित नहीं था। ठीक है, जहाज उतना बेहतर नहीं था जो बर्फ पर जा सके। आज भी नहीं जाएगा बर्फ के ऊपर, समझ आ रहा है? तो उधर से जाना तो कैंसिल ही समझो। दूसरा, स्थल के मार्ग से रसिया होते हुए साइबेरियन इलाका से होकर के जाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि साइबेरिया इतना ठंडा इलाका है, आज भी है। तो उतना उस टाइम में 15वीं सदी में साइबेरिया के इलाका से होकर के जाना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा था। क्यों? राज्य में कई सारे छोटे छोटे राज्य मिलेंगे, डाकू मिलेंगे, जंगल मिलेगा, और एक तो ठंड का इलाका, और स्थल मार्ग से जाना और माल ज़्यादा ढो करके चलना बहुत मुश्किल था, चांस ही नहीं बनता। ठीक है, इसलिए वो रास्ता भी इन लोगों ने छोड़ दिया। एक और रास्ता इन्होंने चूज किया जो इतना लंबा रूट तय किया। जहाज, बड़े बड़े जहाज डालेंगे, बड़ा जहाज रहेगा तो उस पर माल ज़्यादा लेकर के आएंगे। कहीं से व्यापार करने जा रहे, वहाँ से माल वस्तुएं ज़्यादा भर करके ले आएंगे भारी मात्रा में, और जहाज बड़े बड़े रहेंगे तो लेके चले जाएंगे। जहाज पर जो है आपूर्ति, चीज़ों का आपूर्ति आसानी से हो जाता था, और स्थलीय मार्ग में दिक्कत होगा, है ना। और सबसे मेन बात यह है कि वो लोग निकले ही थे नया समुद्री मार्ग ढूंढने के चक्कर में, कि भारत के पास अब पहुंचेंगे तो स्थलीय मार्ग से नहीं, समुद्र के रास्ते पहुंचेंगे। ठीक है, और वो निकले इसीलिए थे कि पश्चिम के रास्ते जाएंगे और समुद्र के रास्ते होते हुए भारत के पूर्वी छोर पर पहुंच जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था और उसी हिसाब से निकला था। जिसकी वजह से एक आदमी पहुंच जाता है भारत में, दूसरा पहुंच जाता है अमेरिका में, समझेगा। एक क्रिस्टोफर कोलंबस होता है, एक वास्को डी गामा होता है। अब हमारा प्रश्न ये था, ये भी तो हो सकता था कि यहाँ तक आते अपना जहाज से, यहाँ पर जहाज रखते, यहाँ से पैदल जाते, फिर यहाँ से एक नया जहाज लेते, और यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आते। आसान हो जाता ना, डिस्टेंस बहुत कम हो जाता। लेकिन पता है क्यों नहीं गए? यह है अफ्रीका का जंगल, घना जंगल, पहाड़, दुर्गम पहाड़ है, नदियाँ, और फिर सबसे बढ़कर यहाँ पर कबीलाएं और जनजातीय लोग, छोटे बड़े साम्राज्य, जो लोग घुसने नहीं देंगे इन लोगों को, आएंगे तो मार के खा भी जाएंगे। और सबसे बढ़कर यदि कोई दिक्कत पहुंचा रहा था तो वो था मच्छर। मच्छर के काटने से जो मलेरिया रोग हो जा रहा था, और मलेरिया रोग का उस समय पूरी दुनिया में इलाज नहीं था। तो मलेरिया का इलाज नहीं है तो मौत तो पक्का है, सुना रहा बात। ऊपर से कई सारे छोटे छोटे बीमारी, येलो फीवर, पीत ज्वर जिसको बोलते हैं, वैसे वैसे बीमारियां, और भी कई सारी बीमारियां थी जिसका इम्यूनिटी यूरोपियंस के पास नहीं था। तो दिक्कत तो था, इसलिए ये रास्ता वो लोग नहीं चूज किए। दूसरा, युद्ध में जीत नहीं सकते हैं कबीलाई लोगों से, क्योंकि इनके पास वैसा तकनीक नहीं, बंदूक तो है लेकिन वैसा पावरफुल तकनीक नहीं है जिसकी वजह से इनसे जीत पाए युद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ के कबीलाओं के पास जंगल जाना माना है, पूरा स्थिति जाना माना है, फुर्तीला है, तेज है, और ये लोग जंगल के हिसाब से बने ही नहीं है। उनका इम्यून, उनका दिमाग, उनका शरीर उस तरीके से ढला ही नहीं है, तो दिक्कत तो है। दूसरा, अमेरिका के पास गए तो यहाँ तो आसान उनको मिला, यहाँ पर तो लोग उस तरीके के नहीं थे, यहाँ लोग थे, सभ्यताएं भी थी। ये हम बात करेंगे अगली क्लास में कि कैसे ये लोग जब जाते हैं तो यहाँ की सभ्यताओं को भी नष्ट कर देते हैं। यहाँ जाते हैं तो लोगों को दास बना करके बेचते हैं, और यहाँ आते हैं तो अनुमति लेते हैं, समझ रहे हैं, याचिकाकर्ता बन करके आते हैं जब एशिया में आते हैं। तो हम बताएंगे कि यूरोपियंस का अफ्रीका के प्रति, अमेरिका के प्रति और एशिया के प्रति कैसा व्यवहार रहा है, ये अगली क्लास में बात करेंगे हम। आज तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये लोग जा नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये लोग कभी नहीं जाएंगे? कभी नहीं गए थे? गए थे। कब जाएंगे? जब इनके पास, यूरोपियंस के पास नया तकनीक डेवलप हो जाएगा, मच्छरों से बचने के लिए, यानी मलेरिया का इलाज संभव हो पाएगा।
जब कुनैन का आविष्कार हो जाएगा, कुनैन का खोज हो जाएगा, कुनैन सिनकोना के वृक्ष से के जो छाल होता है उससे प्राप्त किया जाता है। औषधीय गुण होता है कुनैन के अंदर, जो मलेरिया के बुखार से बचा जा सकता है उससे। ठीक है, वो सिनकोना का वृक्ष दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और यहाँ से वो लोग कुनैन प्राप्त किए और कुनैन से मलेरिया को भगाएं और तब जा कर के वो लोग अंदर घुसे अफ्रीका के अंदर। और स्टीम इंजन जब आविष्कार किए, भाप इंजन जब आविष्कार किए, तो नाव में स्टीम इंजन लगा दिए, नाव का गति तेज हो गया। नाव का गति तेज हो गया तो नदी के रास्ते एकदम सरसिन पहुंच जाते थे एकदम, और वापस भी आ गए, सेना लेके तुरंत पहुंच गए। स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, रेलवे का निर्माण करने लगे, रेलवे पटरियां बिछा दिए, रेलवे पहुंचा दिए, कई सारी चीज़ें की है इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं जब भाप इंजन का आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन यानी, और मलेरिया के रोगों का इलाज इनके पास आया, और यानी कि कुनैन का खोज हुआ, और क्विनिन भी बोलते हैं उसको, कुनैन भी हिंदी में बोलते हैं। और जब इनके पास मशीन गन आ गया तब ये लोग जो है ताकतवर अनुभव किए और फिर अफ्रीका में घुसे और सबको मारे, पूरे सरदार को मारे, पूरे कबीलाई को मारे, दास बना करके बेचे, 300 वर्षों तक लोगों को बेचा। हम इस पर बात करेंगे अगली क्लास में, अभी तो नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब शायद आपको ये चीज़ें, आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि जब ये लोग, अब प्रश्न तो हम लास्ट में आपको समझाने ही वाले हैं, तो अभी बस इतना समझो। देखो, अफ्रीका के भौगोलिक और रोगों का प्रभाव समझो। प्रारंभिक खोजकर्ताओं ने अफ्रीका के भीतरी भूगोल का सामना किया, जिससे मलेरिया और पीला बुखार जैसे रोगों का व्यापक प्रभाव पड़ा, जो यात्रा को अत्यधिक कठिन बना दिया। अब समझो, पीला बुखार और मलेरिया जैसे रोग लोगों को पीड़ित किया, लोगों को मार भी डाला। ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं, मर जा रहे हैं लोग, उसका इलाज ही नहीं है, तो लोग मर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अफ्रीका के भीतर जाने से उस समय 15वीं 16वीं शताब्दी में जाने से रोका अपने आप को कि नहीं जाएंगे। 19वीं शताब्दी में वो लोग जाना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, यूरोपीय शक्ति संतुलन का विश्लेषण समझो। देखिए, तकनीक और बीमारियों का प्रभाव, जब तकनीक विकसित होगा, बीमारियों का प्रभाव कम होगा, तब ये लोग अफ्रीका के अंदर घुसेंगे। यह प्रश्न विचारशीलता को प्रेरित करता है। क्या मलेरिया और भाप इंजन की कमी ने अमेरिका और अफ्रीका के भाग्य को सील कर दिया, जबकि एशिया को बचाए रखा? अब समझो कि एशिया में और पहले स्पीड में आते, अगर उनके पास स्टीम इंजन होता, नाव में भाप इंजन लगा होता, नाव का स्पीड बढ़ जाता उनके पास, और उनके पास मशीन गन आ गया होता, और उनके पास मलेरिया से बचने का जो है इलाज हो जाता। अब देखो, मशीन गन रहता, नाव का स्पीड बढ़ जाता, तो क्या भारत में या चाइना में जब वो आए थे तो वो याचिका करते बनते, मशीन गन उठाते, रखते और कर देते, तुरंत कहानी खत्म। समझ आ रहा बात? तो भारत में भी याचिका करता बन के नहीं आते, लेकिन आए, है ना, क्योंकि डर था, क्योंकि भारत में बड़ा बड़ा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, चीन में किंग साम्राज्य, मिंग साम्राज्य जिसको बोलते हैं, इधर ईरान में सफावी साम्राज्य, तो जापान का फिर शकोकु नीति, तो कई सारी चीज़ है जो यूरोपियंस को एशिया में दबदबा बनाने से रोका। अफ्रीका का जैविक ढाल, इसको बोलते हैं मच्छर को, मलेरिया मच्छर को, अफ्रीका का जैविक ढाल बन करके रहा। जैविक ढाल कहने का मतलब देखिए, 15वीं सदी में मलेरिया और पीत ज्वर ने अफ्रीका को बीमारी की गंभीरता के कारण एक जैविक ढाल प्रदान किया। इन बीमारियों ने यूरोपीय औपनिवेशीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका। अब सोचो, ये बीमारी अगर नहीं होता, ये मलेरिया का बीमारी अगर नहीं होता, तो यूरोपियंस पहले ही घुस जाते, 15वीं शताब्दी में ही घुस जाते अफ्रीका के अंदर, और वहाँ से सोना चांदी और दास बना करके पहले ही शुरू कर देते, 200 साल पहले ही। तो समझ सकते हो, या फिर 300 साल आप बोल सकते हो, तो समझ सकते हो ये एक ढाल की तरह था, पूरे अफ्रीका को बचा के रखा, यूरोपियंस को अंदर जाने ही नहीं दिया। सिर्फ कोस्टल एरिया पर लोग घूमते रह गए, तटीय रेखा पर लोग घूमते रह गए, तटीय लाइन में। समझ आ रहा बात? तो आप देखिए, यूरोपियंस का जो पहला फैक्ट्री स्थापित हो रहा था वो अफ्रीका के तटीय इलाके में ही सीमित रह गया था, वो अंदर नहीं जाते थे। अंदर जाने का मतलब ही था 20-30 किलोमीटर भी अंदर नहीं, 30 किलोमीटर अंदर गए, मच्छर काटा, मलेरिया मर गए, जाते ही नहीं थे, डर इतना फैला हुआ था। तो ये एक ढाल के रूप में, बायोलॉजिकल ढाल के रूप में ये काम किया मच्छर। समझ रहे? जैसे ही इसका इलाज हो गया, यूरोप वाले तुरंत घुसे और तहस नहस कर दिया यूरोपियंस, अफ्रीकन को खूब मार। हम बताएंगे आपको अगली क्लास में।
क्या किया है ये लोगों ने। तकनीक का अवरोध देखिए, भाप इंजन और मशीन गन की अनुपस्थिति ने नदियों को नो गो जोन में बदल दिया। इनके पास भाप इंजन नहीं है तो नाव स्पीड में नहीं जा सकता, हवा का इंतजार करना पड़ता, हवा चलेगा तो चलेंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। तो आप समझ सकते, देखो एक चीज़ और बताते हैं हवा किस तरीके से काम करता था इन लोगों के लिए। देखिए जब जहाज मान लेते हैं कि यहाँ पर पहुँचा ना, तो यहाँ से ऊपर की ओर जाने के लिए यानी भारत की ओर जाने के लिए ये लोग गर्मियों का इंतजार करते थे। गर्मी में क्या होता है, हवाएं इस तरीके से चलती है समुद्र में, ठीक है, तो हवाएं इस तरीके से चलती है तो हवा के सहारे ये लोग जहाज से पहुंच जाते थे यहाँ। और सर्दियाँ में क्या होता था, हवाएं इस तरीके से चलती है, ठीक है, ऊपर से नीचे आती है, तो क्या होता है डाउन स्ट्रीम में आते तो ये फिर हवाओं का सहायता लेकर के क्या करते थे कि, और यहाँ पर फिर गर्मी तक रुकता है, गर्मी में फिर ऊपर जाते थे, फिर सर्दी में नीचे आते थे, फिर गर्मी में ऊपर, फिर सर्दी में नीचे। इस तरीके से हवा का उपयोग करके ये लोग नेविगेट करते थे, जहाज को लेकर के जाते थे। मुश्किलें कम थी, लेकिन नदियों में जाना, इसके बीच के नदी में घुसना मुश्किल होगा, ठीक है, हवा का यूज कर नहीं सकते। तो तकनीक की कमी उनको बीच जाने से रोक रहा था, मलेरिया मच्छर बीच जाने से लोग रोक रहा था, ठीक है। और जब स्टीम इंजन आया तो ये लोग क्या किए, नाव में स्टीम इंजन लगा दिया, नाव का स्पीड बढ़ गया, हवा से कोई मतलब नहीं, हवा किधर से भी चले हमको मतलब नहीं है, एक बार चालू किया इंजन चल दिया। रेलवे पटरी बिछा दिए ताकि वहाँ से माल कई सारा ढो करके ले आए, 10 व्यापार को हम चला सके, लोगों को माल के रूप में यूज कर सके, जिससे यूरोपीय शक्तियों के प्रगति में बाधा उत्पन्न हो गया था। जाहिर सी बात है इसका आविष्कार नहीं होगा तो बाधा उत्पन्न हुआ। तो 15वीं सदी में ये लोग गए और 19वीं सदी में इस चीज़ का आविष्कार हुआ। तो आप समझ सकते हैं क्या कहानी है। और मशीन गन तो बाद में ही आया। अवसर लागत और सिद्धांत देखिए, यूरोपीय ध्यान समझिए, देखिए यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका की बाधाओं का सामना करते हुए अपने संसाधनों को बटाया, जिससे उन्हें अन्य क्षेत्रों में अपने प्रयासों को सीमित करने का सामना करना पड़ा। एशिया की शक्ति की यदि हम बात करें तो देखो इस समय एशिया को अपनी शक्ति मजबूत करने का अवसर मिल गया। अब सोचो 15वीं शताब्दी में एशिया पर अटैक नहीं हो सकता, यूरोपियंस अटैक नहीं कर सकते 15वीं सदी में, किसी भी राजा से वो लड़ करके जीत नहीं सकते हैं, खास करके साम्राज्य जैसे मुगल साम्राज्य से वो जीत ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, उनके इतना पावर ही नहीं है। लेकिन जब मशीन गन आ जाता है, भाप इंजन आ जाते हैं, तब उनके पास पावर बढ़ जाता है। और फिर भी वो डायरेक्टली नहीं लड़ते, वो क्या करते हैं आपस में लड़वाते हैं और यहाँ के सिचुएशंस का लाभ उठाते हैं और फिर जा करके यहाँ पर गुलामी जैसा खेल खेलते हैं, समझ रहे, जिससे उसने सामरिक स्थिति को पुनः स्थापित किया और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में लाभ प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि अफ्रीका यानी कि उनका जो है, एक तो अफ्रीका में वो लोग नहीं घुसे क्योंकि मलेरिया का इलाज नहीं था, दूसरा मशीन गन स्टीम इंजन का आविष्कार नहीं था, इसलिए वो एशिया में भी ताकत नहीं दिखाए, अफ्रीका में भी नहीं दिखा पाए अंदर, ठीक है। अगर ये पहले ही हो गया होता तो वो 300 साल पहले ही क्या करते, सब पर ताकत आजमाना शुरू कर देते, है ना बात। लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है सिचुएशन आज का जो दुनिया ऐसा है, ऐसा नहीं होता, कुछ अलग ही होता, है ना। चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझ में आएगा। हाइपोथेटिकल परिदृश्य 1 में है, सोचिए, देखिए त्वरित यूरोपीय प्रवेश समझिए। यदि क्विनिन वही कुनैन जिसकी बात कर रहे हैं, क्विनिन 300 साल पहले ही मिलता तो यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका में त्वरित प्रवेश संभव हो जाता, जिससे दास व्यापार के नेटवर्क में तेजी आती और एशिया पर दबदबा बढ़ जाता। अब जब कुनैन का आविष्कार यानी क्विनिन का जब आविष्कार हो जाता, पहले ही 300 साल पहले ही मलेरिया का उपचार मिल जाता यूरोपियंस को, तो वो लोग दास व्यापार के नेटवर्क को बढ़ा देते और वहाँ से सैनिक वगैरह भी बनाते, दास भी बनाते और भी कई सारी चीज़ें, वहाँ से सोना चांदी के खदानों को निकालते और एशिया में भी खूब तहलका मचा देते। तो दिक्कतें तो था ना। दास व्यापार का प्रभाव, यह स्थिति दास व्यापार को अधिक प्रभावी बना देता, जिससे अफ्रीका की जनसंख्या प्रभावित हो जाता, एशिया के साम्राज्य को चुनौती मिलने लगता। चाहे वो चाइना का हो, चाहे भारत का हो, चाहे ईरान का, चुनौती तो जरूर मिलता और बड़ी मात्रा में मिलता, है ना।
तो ये कहा जाता है ना कि इतिहास में जो जब होना चाहिए वही होगा, वही स्थिति है और कुछ नहीं है। देखिए भाप इंजन का प्रभाव समझिए। तकनीकी असंतुलन की बात करते हैं। देखिए यदि भाप इंजन 300 साल पहले उपलब्ध हो जाता तो एशिया साम्राज्यों में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता था, जिससे उनके तकनीकी विकास में तेजी आ जाता है ना। तो एशिया में भी तेजी आता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही आता। अगर स्टीम इंजन पहले आता तो एशिया में भी वो लोग जाहिर सी बात है काम करना शुरू कर देते तो एशिया का भी विकास होता धीरे धीरे। लेकिन वो विकास नहीं कर सकते, वो एक्चुअल में यूरोपियंस अपने फायदे के लिए विकास के मतलब देखिए जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को एक चाटा कस के मार दिए, ठीक है, और उसका कान में दर्द था बहुत पहले से, तो मारे चाटा कस के इसलिए कि उसको दर्द हो, लेकिन हो क्या गया, दर्द तो हुआ ही, कान का जो पहले से जो सुनाई नहीं दे रहा था वो मतलब सुनाई देना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारा भला कर रहे थे या फिर हम किसी को भला कर रहे थे मार करके। हमारा इंटेंशन क्या था, उसको दुख पहुंचाना, लेकिन गलती से क्या हो गया, उसका कान भी ठीक हो गया है। वही हाल है, वही हाल यहाँ पर है। उपनिवेशीकरण की संभावना समझिए। इस तकनीक अवरोध के अभाव में यूरोपीय शक्तियों को एशिया में बेहतर स्थिति मिलती, जिससे उपनिवेशीकरण की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती। और उपनिवेशीकरण यानी कोलोनाइज करना वो लोग पहले ही शुरू कर दिए होते। वो 18वीं सदी में नहीं शुरुआत करते, वो 15वीं सदी में ही शुरुआत कर देते, समझा, कॉलोनी बनाना एशिया में। तो ये स्थिति है। समय सबसे बड़ा लेखक है, यह हमेशा सही अंत पाता है। देखिए अब कुल मिला के बात यह है कि जो इतिहास में जिस टाइम में लिखा है ना उसी टाइम में होगा, ना पहले ना बाद में। जो जब होना है वही होगा, जो हुआ वो होना ही था, ये भी समझ लो। लेकिन हाँ प्रश्न तो यह है कि अगर इन सब चीज़ों का विकास पहले हो जाता तो यूरोपियंस पहले ही आते, पहले ही हमारा काम जो भी है स्थिति बदलता। हो सकता है हमारा जो आज़ादी मिला है, एक संभावना तो है कि जो आज़ादी मिला है हमारा 20वीं सदी में, हो सकता है कि 200-300 साल पहले ही मिल जाता, है ना, क्योंकि पहले ही गुलाम बन चुके होते, पहले ही हमारा संसाधन का दोहन हो चुका होता। हो सकता है विकास और पहले ही हो गया होता। या फिर ये भी हो सकता है, हम सारी प्रश्न आगे की क्लास में आपको समझाएंगे, सारे प्रश्न, हम एक पूरा प्रश्न का सीरीज तैयार किए हैं ताकि इस चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करें। हम पढ़ते तो सब है, लेकिन इस चीज़ की गहराई को कौन समझेगा। कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि हमारा जो गरीबी है, चाहे वो अफ्रीका को हो या एशिया का, जो भी विकासशील देशों का जो गरीबी है, वो गरीबी किसके वजह से उत्पन्न हुआ। क्या ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस या अमेरिका सब जो अभी विकास किए हुए हैं वो यहाँ के गरीबी का ही परिणाम है। शायद आपको समझ में ना आ रहा हो हम क्या बोल रहे हैं, शायद आपको समझ में आ रहा हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप तनाव न ले, सब चीज़ों का इलाज है, हम हर चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, आप बस हमसे जुड़े रहें भाई, ठीक है। आपको यदि आप चाहते हैं किसी चीज़ की गहराई को समझना तो आप ज़रूर जुड़े रहें, हम तो यही कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत रिसर्च करते हैं भाई, और ये सारे रिसर्च खुद ही करते हैं, मेरे पास कोई टीम तो है नहीं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और समझिए, तकनीकी उन्नति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे कैसे विकास हुआ है। पहले भाप इंजन बना, फिर इंजन वाले जहाज बने, फिर रेलवे का विकास हुआ, फिर क्विनीन का उपयोग शुरू हो गया। देखो 18वीं शताब्दी में भाप इंजन का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति की नींव बना। इसने ऊर्जा उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो गया। 19वीं शताब्दी में इंजन वाले जहाज़ों का आगमन हो गया, समुद्री यात्रा में तेजी आ गया। इसने व्यापारिक मार्गों में सुधार किया और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दे दिया। रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ, भूमि परिवहन को आसान बनाया, आर्थिक विकास को तेज कर दिया। यह वस्तुओं और लोगों की आवाजाही में सुधार कर दिया, जिससे व्यापारिक अवसर बढ़ गए। मलेरिया के खिलाफ क्विनीन का उपयोग हुआ, कुनैन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये सिनकोना के वृक्ष के सिनकोना एक वृक्ष है, उसके छाल से बनाया जाता है, उसके औषधीय गुण बहुत काम देता है मलेरिया में। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशों के विस्तार को संभव बनाने में सहायक रहा। यह तकनीकी प्रगति ने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करने में मदद किया। तो ये चीज़ें थे तकनीकी प्रगति का। आगे समझो, अब फिर से ये लास्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो हमने बोला था, वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो।
यदि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में मलेरिया का कोई भी प्रभावी या स्वदेशी इलाज यूरोपीय लोगों को मिल जाता 15वीं शताब्दी में, या यदि भाप इंजन का आविष्कार 300 वर्ष पहले ही हो गया होता, तो क्या आज की दुनिया वैसी ही होती जैसा आज है, या इसमें कुछ बदलाव होता? जरूर होता, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। जब हम 300 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो बदलाव ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या केवल एक बीमारी या एक तकनीक की कमी ने एशिया को उपनिवेशीकरण से बचा दिया? देखिए, बचाया तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक कम कर दिया। जैसे उपनिवेशीकरण हो जाता अगर ये बीमारी नहीं होता, ये तकनीक नहीं होता, मतलब आ जाता तकनीक पहले आ जाता अगर यूरोपियंस के पास, और बीमारी का इलाज आ जाता, तो एशिया भी उपनिवेशीकरण के होर में पहले ही चला जाता, है ना। यानी एशिया को भी गुलाम बना दिया जाता पहले ही, 200-300 साल पहले ही। ठीक है, तो उसका असर तो रहता ही। तो उपनिवेशीकरण से बचाया नहीं, कुछ समय के लिए बचाया, 200-300 सालों तक बचाया, और उसका बचना अमेरिका नहीं बच पाया, अफ्रीका नहीं बच पाया। क्यों? इसका भी कारण है। अमेरिका तो नहीं बच पाया, इसके पास उतनी सैन्य प्रभुत्व वाला शक्ति था नहीं। लोग यहाँ पर गए, स्मॉल पॉक्स और कई सारी बीमारियां लेकर के गए, और लोग 90% यहाँ के मूल नेटिव्स को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया बीमारी से, और 10% जो बचा उसको युद्ध में समाप्त कर दिया, तो सभ्यता का अंत कर दिया। और अफ्रीका में जब गए तो वहाँ के कोस्टल एरिया से तो शुरुआत कर ही दिया था, बीच में नहीं गए। बीच में कब गए? जब मलेरिया का इलाज आया, मशीन गन आया, भाप इंजन आया, तब। ठीक है, तो एशिया को उपनिवेशीकरण बनाने से पहले इन लोगों ने अमेरिका को बनाया, अफ्रीका को बनाया, और फिर एशिया को बनाया। तो एशिया का एक कवच बन करके कुछ समय के लिए कवच बन गया था। कौन? ये तकनीक का विकास न होना, या तकनीक की कमी बोल सकते हैं, और बीमारी का इलाज न होना। ये अफ्रीका के लिए कुछ समय के लिए बना था कवच, बीमारी, और तकनीक कुछ समय के लिए एशिया के लिए बना था कवच। समझ में आ गया बात? ये प्रश्न आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? वैसे उपनिवेश और उपनिवेशीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। उपनिवेश का बेसिक मतलब होता है कि हम अपने देश छोड़ करके किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लिए, और उसका सारा संसाधन, सारी चीज़ों, सारे मामले में हमारा कंट्रोल है, तो हमारा वो देश उपनिवेश है। ठीक, हमारा वो देश कॉलोनी है, हमने उस देश को कॉलोनाइज कर दिया। सुना के बाद ये चीज़ें होता है। चलो, तो आज का कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बेहतर लगा हो। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इससे जुड़ा हुआ तो आप ज़रूर पूछें।